जी माइक ले लीजिए। जी मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, सर्वप्रथम आज सवेरे से अलग अलग सेशन आपने चलाए हैं और बधाई भी देना चाहूँगा मैं न्यूज़ 18 चैनल को, जो डायमंड स्टेट की एक परिकल्पना आपने दिमाग में रखते हुए आज अलग अलग मंत्रिमंडल के सभी हमारे मुख्यमंत्री जी से शुरुआत करी और अभी आखिरी सेशन के अंदर मेरे को भी आपके बीच यहाँ पर उपस्थित होने का मौका मिला। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद भी दूंगा और आपसे जिक्र करना चाहूँगा, अभी जो देश की बदलती हुई तस्वीर है, प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर है और इस तेज गति से बढ़ते हुए इस विकास की दौड़ में यदि हमारा सीमांत जिला भी पीछे रह जाए तो ये न्याय नहीं होगा हमारे बाड़मेर ज़िले और हमारे गुड़ामालानी जैसे सीमांत ज़िले से सटे हुए उस भूभाग का। तो हमने भी वहाँ के लोगों के बीच में जब प्रत्याशी के रूप में गए, लोगों से उनके विचार जाने, युवा पीढ़ी के बीच में गए, क्योंकि युवा पीढ़ी से मेरा काफ़ी संपर्क भी रहता है, उनसे काफ़ी इंटरेक्शन भी होता है। उनकी सोच जो आज इस तेज़ी से बढ़ते हुए इस ज़माने की, आपने अक्सर देखा होगा बाड़मेर से सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है हमारे वहाँ के जो युवा है वो बहुत ही सुपर एक्टिव हैं। तो उनको अब जब वो देश में, प्रदेश में अलग अलग डेवलप्ड सिस्टम को देखते हैं तो उनके भी मन में एक ये भाव था कि हमारा भी बाड़मेर जिला, हमारा भी गांव ढाणी, यहाँ पर भी कुछ ऐसा हटकर के हो जिसको देखने के बाद में एक नज़ारा यहाँ बदला बदला लगे। तो इसलिए उसी सोच के साथ में हम वहाँ पर अभी काम भी कर रहे हैं। वहाँ पर अभी इस 16 अगस्त को एक लव कुश वाटिका अभी वहाँ पर हमने बनाई है। उस लव कुश वाटिका के अंदर हमने जिप भी लगाई है, जो स्विंग करने वाला जो नदी के ऊपर ब्रिज बनता है वो भी हमने लगाया है, गार्डन लगाया है। अभी तक तो उसका शुभारंभ भी नहीं हुआ, रोज़ 400-500 लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ नवाचार का हमने भी सोचा है। धीरे धीरे वहाँ पर वो सारी आधुनिकता से जुड़े हुए जो भी अलग अलग कार्य है उसकी तरफ हम लोग सोच रहे हैं। सर ये बताइए, सृजन करना, क्रिएट करना, वो बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, और ऐसी मुश्किल जगह को वहाँ अपने सपने को साकार करना, तो ये जो आपकी सोच है इसमें पार्क्स होंगे जो यंगस्टर्स हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, उसके अलावा और क्या क्या आपके जहन में है और कुछ टाइम फ्रेम रखा है आपने कि तब तक वो क्रिएट हो जाना चाहिए? जैसा कि आप और हम सब अभी कुछ ही घंटों पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे, उन्होंने 1.5 वर्सेस बनाम 5 का जो एक पूर्ववर्ती सरकार के 5 वर्ष और 1.5 वर्ष की जो एक तुलना करी है, जिस तरीके से सर्वांगीण विकास के लिए जो 2 शानदार जानदार बजट, 4,90,000 करोड़ का प्रथम और दूसरा 5,37,000 करोड़ का जो बजट है, वो ऐसा कोई क्षेत्र पीछे नहीं छूट जाता है जिसके अंदर सिर्फ विषय आपके सोच का, आपके विजन का। पंकज जी आपको बताना चाहूँगा, अभी तक मैं राजनीतिक क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से संगठन के अंदर काम करते करते अभी प्रथम बार विधायक बनने का भी गुड़ामालानी की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मौका दिया, और पार्टी ने मंत्री पद का भी दायित्व दिया है। उससे पूर्व मेरे को मेरे निजी व्यवसाय को लेकर के लगभग 58 देशों में अभी तक मैं विश्व के अंदर भ्रमण करने का मेरे को मौका भी मिला है। अलग अलग जगह पर खूब लोगों से और खूब अच्छे अच्छे दृश्य भी देखे। तो शायद उसी सोच का, और इधर 2047 का हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो एक मार्गदर्शन है, एक संकल्प है, उसी के मार्गदर्शन में हम सब लोग, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हीं से प्रेरित होते हुए जो एक तेज गति और एक अलग सोच के साथ जो प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, वैसा ही हमारे बाड़मेर या पश्चिमी राजस्थान के लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। उनकी उम्मीद के ऊपर कैसे कितना जल्दी से जल्दी खरा उतरा जा सके, उसी के ऊपर हम लगे हुए हैं। अभी इस 1.5 वर्ष के अंदर भी खूब सारे काम, इत्तेफाक से मैं पड़ोस के ही जालोर और सिरोही जिले का प्रभारी मंत्री भी हूँ, वहाँ पर भी हम अलग अलग जगह पर क्या क्या नवाचार कर सकते हैं, हर जगह पर हम नई नई चीज़ें समय
सही समय आने पर उनको आपके समक्ष भी हम लेकर के आएंगे। तो देखिए, आपने विश्नोई साहब जो गुड़ामलानी का जिक्र किया और हमने उसके बारे में पढ़ा भी, बहुत खूबसूरत सोच आपकी, लेकिन चूंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे सूबे की आपके ऊपर है, प्रदेश की भी है, तो ऐसे में स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े दिल के करीब ये चीज़ें हैं जो साकार की उन्होंने, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, ये तमाम चीज़ें उस पर। तो उस तरीके से देखा जाए तो युवाओं को के अंदर ये चीज़ जागृत करना, युवाओं को इससे जोड़ना, उस दिशा में कैसे काम हो रहा है सर? देखिए, स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री बने, लगभग आज से 10.5 वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी इस सोच को आगे बढ़ाया। उन्होंने अच्छी तरीके से इस चीज़ को जान लिया कि मेरे देश का जो युवा है, मेरे देश का जो नागरिक है, अच्छा है, सच्चा है और अपने अंदर एक योग्यता लेकर के वो पैदा हुआ है। 140 करोड़ के देश के लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन उनके अंदर छुपी हुई उस योग्यता को यदि बाहर लाया जाए तो वो जरूर रोजगार या स्वरोजगार की तरफ अपने कदम भी बढ़ा सकता है। आने वाले समय में जो एक युवा देश है अपना, जो हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन देश, ये अपनी एक ताकत भी है। और विश्व के अंदर रिटायर्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर विकसित तो वो देश हो गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई है, लेकिन वो बिल्डिंगें धीरे धीरे खाली हो रही है, रिटायर्ड लोग वहाँ पर बढ़ गए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप आने वाली इस युवा पीढ़ी के लिए तैयार हो रहा है। वर्ल्ड के अलग अलग देशों से खूब यूथ फोर्स की डिमांड है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर खूब सारी डिमांड है। चाहे मैं यूएई का जिक्र करूँ, चाहे जापान जैसे विकसित देश का जिक्र करूं, जरूर जीडीपी के अंदर अब जापान को अपन क्रॉस कर चुके हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। पूरा यूरोप अगर आप चले जाएं तो जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हो, वो लुभाती हैं नज़रों को चीज़ें जो वहाँ पर लैंडस्केप है और जिस तरह से काम हुआ है, लेकिन लोग नहीं हैं। तो आपको 2 दिन में आपका मन भर जाता है वहाँ से। तो उस लिहाज से भारत बहुत युवा देश है। और जैसा आपने कहा कि भारत जो है गांवों में बसता है, रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो युवा है, जो गांव में रहता है, देहात में रहता है, वो भी वही सब चीज़ें कर पाए जो शहरों के युवा करते हैं। उस दिशा में आपकी सरकार और आप किस तरह से योगदान दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी स्किल डेवलपमेंट की चर्चा चली, इसके अंदर एक समय रहा कि जब धीरे धीरे ITI कॉलेजेस के अंदर जो एक उस कालखंड के अंदर काम आने वाले मैकेनिकल ट्रेनिंग्स, इंजन रिपेयरिंग, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, वो एक समय था, सिलाई मशीन। अब समय बदल रहा है। अब अपन मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए ड्रोन दीदी, तो अब ड्रोन का उसके अंदर सिखाया जा रहा है, AI की ट्रेनिंग्स। अब आने वाले समय में जो समय के अनुरूप जो ट्रेनिंग्स की आवश्यकता है, उन सब दिशाओं के अंदर उन सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अभी स्किल डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर दिए गए हैं राजस्थान प्रदेश में। और आने वाले समय में एक यूथ बहुत ही अग्रणी पंक्ति के अंदर राजस्थान प्रदेश का यूथ कैसे दिखाई दे, उसके प्रयास अभी चल रहे हैं। गुड़ामलानी का आपने जिक्र किया, तो मंत्री जी, जैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सामंजस्य चाहिए होता है, सिनर्जी चाहिए होता है, दोनों मिलकर काम करें। तो प्राइवेट सेक्टर कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, और जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी अगर हम बात करें पूरे राजस्थान में, जो एक बड़ी ज़रूरत है, डिमांड है, आज की डिमांड है। जितना उद्योग हमारा मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। देखिए, मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा, सीमांत जिला करके इसको काफ़ी एक समय रहा है कि सरकारी नौकरों को भी जब कभी यदि वो कोई अच्छा कार्य नहीं करता था तो उनको भी यही कहा जाता था कि सुधर जाओ वरना तुमको बाड़मेर जैसलमेर लगा दिया जाएगा। लेकिन अब समय परिस्थिति सब बदल चुकी है। वहाँ पर लिग्नाइट का खनन वहाँ पर हो रहा है, तेल और गैस के कुएँ आपको और हमको वहाँ पर कैन इंडिया जैसी, कैन वेदांता जैसी कंपनी वहाँ काम कर रही है। और एक जो लंबा हाईवे भारतमाला के नाम से 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला हाईवे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के उन्होंने अमृतसर, पचपदरा और जामनगर इन 3 रिफाइनरी को जोड़ा है। और मैं आपको, मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि पचपदरा की रिफाइनरी है जो B6 स्टैंडर्ड की सबसे अति आधुनिक रिफाइनरी हमको बालोतरा बाड़मेर जिले के अंदर एक उपहार के रूप में हमको मिली है। उस रिफाइनरी से जुड़े हुए आगे आने वाले समय में लाखों करोड़ों के व्यवसाय तो वहाँ पर आने वाले ही हैं। उसके सब्सिडरी जो प्रोडक्ट्स जो बनेंगे वो तो व्यापार वहाँ पर आएगा ही, साथ ही साथ इन कंपनीज के अंदर भी खूब युवाओं को वहाँ पर मौका मिला है अपनी अलग अलग, जरूर क्योंकि तकनीकी काम है
उनकी एजुकेशन लेवल वो होना चाहिए जो इन कंपनी को रिक्वायरमेंट्स है, अन्यथा उन कंपनी को बाहर से भी आउटसोर्स करके लोग लेके आने पड़ते हैं। अभी मैं हाल ही में 15 दिन 20 दिन पुरानी बात का जिक्र करूंगा। एक रोजगार मेला मैंने गुड़ामलनी के अंदर एक रोजगार मेला लगाया, वहाँ पर लगभग 7,500 समथिंग रजिस्ट्रेशन हुए ऑनलाइन, और इंस्टेंटली लगभग राजस्थान से तो थी बड़ी बड़ी सारी कंपनीज, कुछ गुजरात, कुछ अपने देश के अलग अलग भागों से, एक दो दुबई की भी कंपनी, वहाँ पर लगभग 66 कंपनीज ने वहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन किया। 2700 युवाओं को तुरंत वहाँ पर एक ही दिन में एक रोजगार मिला। इसका ये जो एक प्रयोग है जो कि हमने सीमांत जिले की तरफ किया, अब इस प्रयोग को, क्योंकि उद्योग का भी दायित्व हमारे पास है, तो अलग अलग जगह पर आज ही मेरे पास उन कंपनीज का फ़ोन था कि और अपने को किस किस संभाग के अंदर, तो हम अलग अलग संभाग के अंदर ये रोजगार मेले दूर दराज बैठे हुए गांव के अंदर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हम करेंगे। ये जिला हेडक्वार्टर पर तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन उनको कैसे हम नीचे गांव तक पहुंचा सके उसका भी हम प्रयास करेंगे। विश्नोई साहब, मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं तो ईश्वर में जो आपकी आस्था है वो दिख रही है आपको देखकर। मुख्यमंत्री जी के बारे में भी आपने कहीं कहा था, ये कहा था कि वो कृष्ण के उपासक हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं कि इतनी बारिश हो जाती है कि फिर उसे रोकने के लिए भगवान इंद्र की उपासना करनी पड़ती है, वापस हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश तो ये सिर्फ बारिश के लिए, या जितनी समस्याएं हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उसके लिए भी होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे और मेरे पास भी प्रदेश मंत्री का दायित्व था, बड़ा लंबा हमारा संगठन का हमने साथ में काम किया है, उनके मार्गदर्शन में तब से हम काम कर रहे हैं, तो एक लंबा तजुर्बा हमारा जुड़ा हुआ। मैं उनको आज से नहीं, उसी समय से बहुत अच्छे से जानता, और मुख्यमंत्री का और या पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने से पहले वो हमारे जोधपुर संभाग के प्रभारी भी हुआ करते थे, तो पूरे जोधपुर संभाग में हमारा रात और दिन साथ काम करने का भी काम पड़ा है। मैं उनको बहुत समीप से जानता हूँ, तो ईश्वरीय कृपा, बाबा श्याम की कृपा वो सदैव भी उनके ऊपर बनी हुई है। हम कई बार बात करते हैं तो अक्सर वो इस चीज़ का जिक्र भी करते हैं। पिछले वर्ष भी आप देख लीजिए बारिश खूब हुई, इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई है, बांध भी अलर्ट जोन से ऊपर आए हैं। तो जब खूब बारिश हुई तो तब वापस उन्होंने कहीं कहीं पर प्रार्थना करी वापस कि अब थोड़े दिन होल्ड भी करनी चाहिए बारिश को। तो बिल्कुल ये एकदम परिस्थिति है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये बताइए कि 15 दिसंबर 2023 अगर मैं सही हूँ तो आपकी सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी होता है 15 दिसंबर। तो ये बताइए कि जब आप पिछली सरकार से सब कुछ वो आपको सौंपा जाता है और अगली सरकार आप चलाते हैं, तो कुछ अच्छा काम भी किया था उस सरकार ने, या जो बैगेज में आपको चीज़ें मिली, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी 19 महीने होने को आ रहे हैं आपको, तो कितनी समस्याएं आपको मिली जिनका समाधान आपने इन 19 महीनों के अंदर अंदर किया है? देखिए, कुछ अच्छे काम भी किए क्या? आप पूर्ववर्ती सरकार की चर्चा करना चाहेंगे तो जैसे अक्सर हमारे विपक्षी लोग वो अक्सर वाजपेयी जी की चर्चा करते हैं। ग्रामीण सड़कों से वाजपेयी जी ने जोड़ा, नदियों से नदियां जोड़ने का उनका एक सपना था, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड हमको वाजपेयी जी ने, तो हमारे विपक्षी दल के लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। एक कालखंड था जब, ठीक है, कंट्री विद नथिंग, जब देश के अंदर कुछ भी नहीं था, करने के लिए बहुत कुछ था, तब कंप्यूटर का ज़माना शुरू हुआ था। सुनने में आता है राजीव जी कंप्यूटर लेकर के आए, जरूर ऐसे कुछ अच्छे काम भी अपन ने सुने हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की यदि चर्चा करें तो मेरे को तो होटल वाला एक तो सीन ज़्यादा याद आता है। होटलें खूब उन्होंने देखी थी, ये मौके हम लोगों को पता नहीं, हम अक्सर उनका जिक्र करते थे। और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा सदैव आपने, हमने सबने बड़ा खुला खुला उनका देखा है। और बाकी तो सवेरे और भी काफ़ी चर्चाएं उनकी हुई थी। विपक्ष के लोगों की शिक्षा मंत्री के सामने ही मेरे को ध्यान में आ रहा है, मैं तो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मौजूदगी के अंदर ही शिक्षकों ने कह दिया था हमसे पैसे लिए गए थे। तो ऐसे कुछ सिलसिले मेरे को जरूर थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूँगा। राजस्थान का जब भी जिक्र होता है तो अतिथि देवो भव, ये इसके लिए जाना जाता है भारत, और राजस्थान उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, एग्जाम्पल है।
अलावा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रत्नों की मैं बात करूं, इतने सारे आभूषण, राजस्थानी परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है, तो और किस किस दिशा में राजस्थान जो है अब आगे आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में पहचान होगी उसकी? देखिए, अभी राइजिंग राजस्थान का एक बहुत ही साहसी कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रथम वर्ष सरकार बनते ही ये कदम उठाया। सिर्फ कदम ही नहीं उठाया, उसके अंदर खूब सारे थेमेटिक सेशन भी चले, वो चाहे खनिज क्षेत्र का हो, चाहे कृषि क्षेत्र का हो, चाहे वो टूरिज्म का हो, चाहे वो उद्योग के अलग अलग दिशा के अंदर जितने भी आईटी से जुड़ा हुआ विषय भी उसमें कवर किया है। सारी दिशाओं को कैसे हम कवर कर सकते हैं। यदि मैं अभी जिक्र आपको रिफाइनरी का कर रहा था, तो ये पेट्रोलियम हब भी वहाँ पर बनाया जाएगा। आने वाले समय में ये जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है, यहाँ पर बहुत सारे, जैसे अपन विदेश की धरती में हाईवेज के ऊपर ही सारा लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, कंपनीज का सभी सेटअप अपन हाईवे के ऊपर ही देखते हैं। बड़ी आधुनिक तकनीक के जो पेट्रोल पंप बने हुए हैं, आप में से कितनों ने गौर किया नहीं किया, वहाँ पर विदेश की धरती के अंदर जैसे हाईवेज के ऊपर हेलीपैड बने हुए होते हैं, इन पेट्रोल पंपों के ऊपर भी हेलीपैड बनाए हुए हैं। तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान प्रदेश के अंदर खूब सारी दिशाएं, चाहे मैं खनिज क्षेत्र की बात करूं, अभी हमारा खनिज जो रॉ मटेरियल है वो गुजरात के मोरबी में जाता है। आने वाले समय के अंदर एक दूसरा मोरबी राजस्थान ना बन जाए। आने वाले समय के अंदर टूरिज्म के लिए खूब नए नए डेस्टिनेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए मंत्री जी के लिए। देखिए, जब इतनी अच्छी सोच हो तो प्रदेश का विकास निश्चित तौर पर होता है। तो ये एक युवा सोच है और प्रदेश के हित के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छी बातें तो बहुत हो गई मंत्री जी। हनुमान बेनीवाल जी पिछले कई दिनों से, लगभग 100 दिन हो गए अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रदर्शन वो कर रहे हैं और आपके बारे में बोलने में थोड़े ज्यादा मुखर रहते हैं। वो कहते हैं पुलिस भर्ती की जो परीक्षा वो आपकी वजह से रद्द नहीं हो रही, तो ये आपके लिए ज्यादा वो हमलावर होते हैं। सर्वप्रथम मेरे को याद आ रहा है, नई सहेगा राजस्थान एक अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पर निकले, गांव गांव, ढाणी ढाणी, बूथ बूथ तक गए जी। ये परीक्षा वाला विषय, पेपर लीक का विषय, विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाया हुआ विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि अभी बताया, 15 तारीख को शपथ लेते ही 16 तारीख को एसआईटी का गठन, पेपर लीक के खिलाफ जो कठोर कदम उठाने, अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इन विरोधी पक्ष के अंदर पहली बात तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, पता नहीं कैसी पार्टी है, पार्टी विदाउट एमएलए वाली पार्टी है, और उलूल जुलूल उनको पता नहीं क्यों टिप्पणियाँ करने का उनको एक शौक चढ़ा हुआ है। तो उनकी सारी बात का जवाब देना भी मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। विपक्ष के लोग भी इस पेपर लीक के अंदर कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी, एकमात्र हमारे मुख्यमंत्री जी ही इस विषय को देख रहे हैं। दूसरे किसी भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी संगठन के व्यक्ति का इस विषय पे लेने देने नहीं है। वो सक्षम है इस पूरे विषय को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने में भी, और आगे आने वाले समय में युवाओं के अंदर एक विश्वास जो जमा है पिछले 19 महीने में, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी कमी भी नहीं छोड़ी हुई है। तो विपक्ष के साथियों को तो मेरा ये सुझाव है कि उनको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पहले उन्होंने चिंता की होती तो भी विपक्ष में नहीं बैठते। और विशेषकर जिसका नाम आपने लिया है, उन व्यक्ति को तो मतलब ऐसी टिप्पणियां करते हुए जस्ते भी नहीं है। ठीक है, उनको अपनी गोटियां सेकनी है, ताज़ा कोई उपचुनाव की हार की बौखलाहट होगी, या और भी कुछ विषय जरूर उनके मन में रहे होंगे जो वो जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। जो उनको जिक्र करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उनको करना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब भी विदेशों में जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए एनआरआई से भी कहते हैं कि भारत आए, बहुत सारी अपार जो हैं संभावनाएं हैं भारत में, आइए इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन अब जिस तरह से ये टैरिफ विवाद जो आजकल जोरों पे है, ट्रंप साहब ने कहा है, राजस्थान की मैं पढ़ रहा था कि 18,000 करोड़ का निर्यात करता था अकेला राजस्थान। इसका ये जो टैरिफ है, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, ग्लोबल जो सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी की, लगातार उन्होंने जो पहली बार ये देश के अंदर हुआ है कि 11 वर्षों के अंदर जितने अलग अलग नए देशों के अंदर उनका आने जाने का सिलसिला रहा है, जो एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, जो एक हमारी ग्लोबल पॉलिसी है, उसके तहत उन्होंने बहुत अच्छे
काम भी किए हैं, दबाव की राजनीति से वो बाहर आए हैं। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट दे करके जो विश्व के अंदर 2-3 ही माफिया थे, चाहे वो हथियार है चाहे मेडिकल है, इन माफियागिरी को भी उन्होंने ख़त्म किया है, मेक इन इंडिया किया है। आज अपन डिफेंस के अंदर बहुत मजबूत हुए हैं, हमारा एक्सपोर्ट इसमें बढ़ा है, हम अलग अलग विषय के ऊपर खूब मजबूती से बढ़ते जा रहे हैं। तो ट्रम्प साहब ने अभी जैसा अमेरिका के प्रेसिडेंट दूसरी बार बनते ही जो टैरिफ उन्होंने एप्लीकेबल किए हैं, उनके टैरिफ ऊपर नीचे भी होते हैं, वो धीरे धीरे उस चीज़ को बहुत ही जल्द समझ भी जाएंगे। लेकिन पहले से ही राजस्थान के अंदर जो एक हस्तशिल्प निर्यात है, मेरा भी उसी से ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे से मेरे को इस व्यवसाय के बारे में पता है। आज से करीब 2-2.5 वर्ष पूर्व शिपिंग लाइनों ने खुद की रेट बहुत बढ़ा दी थी। शिपिंग लाइन की रेट बढ़ाने से सारे ही प्रोडक्ट एक्सपेंसिव भी हो गए थे, उनकी वाइबिलिटी ख़त्म हो गई थी, दुकानों के अंदर वो पब्लिक के लिए खरीदना भी वाइबल नहीं रहा था। उसी समय से ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, पहले से ही ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। और फिर अपने लगातार आप देख रहे हैं यूक्रेन रशिया जो वॉर है, ये बीच में अभी अपन ने ईरान और इजराइल वाला भी देखा, तो ये सब लगातार चलते जा रहे हैं। तो ट्रम्प साहब का इस मंदी के अंदर इन बातों का वैसे भी कुछ ज़्यादा व्यवसाय चल नहीं रहा है। सर मैं आपकी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं आपकी सोच की सराहना करना चाहूँगा, और एक आपकी बहुमुखी प्रतिभा है आपकी, वो देखने को ऐसे भी मिलती है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आप वो जो चूँकि राजस्थान की सीमा लगती है पाकिस्तान से, तो आप बॉर्डर इलाकों में जाते थे, तो वहाँ के लोगों में आत्मविश्वास जगाना, कैसे उसको किया आपने, और क्या वो सोच कैसे आई कि आपको जाना है इन तमाम बॉर्डर इलाकों में? देखिए, हम लोगों की बचपन से परवरिश बॉर्डर के ऊपर ही, हम तो खेलते खेलते बड़े हुए हैं। और उन गांवों के अंदर हमारे जो मजबूत, क्योंकि बड़े संघर्ष भरा जीवन बॉर्डर के ऊपर जो व्यक्ति रहा है, और विशेषकर मैं बाड़मेर जैसलमेर जो सीमांत जिला, जहाँ पर पानी की तकलीफ, एक एक बूंद पानी की जो हम लोगों को महत्व पता है, वो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। वहाँ पर संघर्ष करने वाले जीवन वाले जो 65 और 71 के भी युद्ध की बातें थी, एक भयावह माहौल हम लोग हमारे पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं। अभी इस पीढ़ी के अंदर ज़्यादा लोग हमको उस युद्ध को देखने वाले नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी हम बीच में गए तो एक आत्मविश्वास मैंने जो बॉर्डर के ऊपर लोगों का मोदी जी के प्रति दिखा। एक वो जो वहाँ से विदेश की धरती से, दुश्मन देश के वहाँ से कुछ ड्रोन्स उड़ के आ रहे थे, तो प्रशासन का मना करने के बाद में भी कि ब्लैकआउट रहेगा, अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है, फिर भी लोग छत के ऊपर चढ़ करके बाहर निकल करके उन ड्रोन के वीडियो बना रहे थे, उनकी हंसी मजाक कर रहे थे, इसको गिरा दो, पटक दो। ये जो एक आत्मविश्वास जो एक 4-5 दिन लगातार जो एक चला दृश्य जो देखने को मिला, हम उनके बीच में भी गए, उनको हम समझाइश भी कर रहे थे, उनको सारी चीज़ हिम्मत की भी बात कर रहे थे, पैनी नज़र बना करके भी रखे, अवैध गतिविधि करने वाला कोई व्यक्ति, कोई गाड़ियाँ, कोई ऐसी एक्टिविटी भी ना हो, उन सब के लिए हम लोग वहाँ पर बॉर्डर के अलग अलग गाँव के अंदर पूरे प्रशासन के साथ में हम लोग खूब सारे गाँव के अंदर वहाँ घूमे थे उस समय। सर आखिरी सवाल है, फिल्में देखने का शौक है आपको? सब हमको बहुत कम समय मिल पाता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उदयपुर फाइल्स इस फिल्म की काफ़ी चर्चा है, रिलीज़ होगी तो आपने देखने जाएंगे? सर कुछ मूवीज़ पार्टी की तरफ से भी गाइडलाइन आती है और हम लोग जाते भी हैं, पूरे सभी हम संगठन के, सत्ता पक्ष के जो भी लोग होते हैं, हम सब एक साथ ही जाते हैं। तो उदयपुर फाइल्स का भी आपने जिक्र किया तो ज़रूर देखेंगे। हाँ, मैं ज़रूर एक स्लम डॉग मिलियनर मूवी का जिक्र करना चाहूँगा, वो मैंने देखी थी। वो एक गरीब उस बच्चे की कहानी थी जिसके अंदर अपना तजुर्बे से वो जो सवाल, उसको 15 सवाल पूछे जाते हैं, एक एक सवाल का वो जवाब भी देता है। तो पूरे 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है कि इसने कहाँ से नकल करी, कहाँ से इन सारे सवालों के जवाब दिए। तब एक एक सवाल का जब वहाँ पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछा जा रहा था, एक उसमें सवाल था कि जो डॉलर के ऊपर बने हुए तस्वीर जो है उनका नाम क्या है, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए। तब वो पुलिस अधिकारी को अपना दृश्य बता रहा था, बॉम्बे के अंडर जो रेलवे ट्रैक बना हुआ था, वहाँ पर एक अंधा भिखारी बच्चा भीख मांग रहा होता है और वो दौड़ते दौड़ते जाता है और बोलता है, देख देख मेरे को आज किसी ने डॉलर दिया है। तो उस अंधे बच्चे ने कहा, मेरे को भी इसके ऊपर हाथ फेरने दे, इसके ऊपर जो बनी हुई बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो तस्वीर है, मेरे को भी उसके ऊपर हाथ फेरने दे।
तो उसने भी उसके अंदर सी में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने उस बटन को दबा करके तो पूरा अपने जीवन के अंदर सारे तजुर्बों के साथ में उसने उन्हीं 15 सवालों के जवाब भी दिए और काफ़ी सीखने योग्य ये एक ग्लोबल काफ़ी उसने विश्नोई साहब- ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं उस मूवी ने। विश्नोई साहब, आपने इतना खूबसूरत सपना देखा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, पूरे राजस्थान के लिए, वो साकार हो, हम ऐसी कामना करते हैं। आप हमारे मंच पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार तालियां। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, कृपया आप मंच पे रहें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा से, कृपया मंच पर आएं और मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करें।